नमस्कार, तरकश में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। तरकश में आज हमारे मेहमान हैं लेखक और वरिष्ठ पत्रकार तथा देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के जानकार शूबीर भौमिक। शूबीर भौमिक ने 35 वर्षों से भी अधिक के अपने पत्रकारिता जीवन में उत्तर पूर्वी राज्यों का गहन अध्ययन किया है, वहाँ से रिपोर्टिंग की है और अपने अनुभवों के आधार पर कई किताबें लिखी हैं। वे 15 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक बीबीसी के उत्तर पूर्वी राज्यों के संवाददाता रहे और साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में फ़ेलो रह चुके हैं। अभी हाल में उनकी ताज़ा किताब अगरतला डॉक्ट्रिन प्रकाशित हुई है। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है शूबीर। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आपकी जो ये ताज़ा किताब है अगरतला डॉक्ट्रिन, ये इसका नाम आपने किस मकसद से लिखा है और इस किताब के प्रकाशन के पीछे आपका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? अगरतला डॉक्ट्रिन इसलिए लिखा गया है, अब जितने डॉक्ट्रिन है सब लोगों के नाम पर है जिन्होंने इस डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है, आर्ग्यू किया। मोनरो डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन। हमारा ये किताब अगरतला डॉक्ट्रिन इसलिए है कि त्रिपुरा एक बहुत छोटा सा राज्य है। त्रिपुरा के जो नेता, पहले चीफ मिनिस्टर सचिन सिंह से लेके आज के चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार था, इनका जो तजुर्बा रहा है, खास तौर से पड़ोसियों के साथ उनका जो बर्ताव रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही अनुभव का उन्होंने परिचय दिया है। और इसमें यही रहा है कि सटीक जवाब, ये मेन चीज़ है, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, कि साहब अगर आप हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो हम 1 मील ज़्यादा चलकर आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। बट अगर आपने हमारे लिए कोई समस्या खड़ा किया, जैसे हुआ है, तो फिर हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिर्फ बोलने के लिए मुंह तोड़ जवाब नहीं। यहाँ आजकल लोग कहते हैं हम पठानकोट का मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसका मुंह तोड़ेंगे ये मुझे नहीं पता, बट क्या मुंह तोड़ जवाब देने का कोई कैपेबिलिटी है? नहीं है। कोवर्ट ऑपरेशन का कोई कैपेबिलिटी नहीं है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसने बांग्लादेश जो बना उसके पीछे 71 में इंदिरा गांधी जी का इंटरवेंशन, बट उससे पहले 9 साल पहले से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, पहले तो वो शेख मुजीब से गुप्त तौर पर मिले, उसके बाद में वहाँ अवामी लीग जो कि बंगालियों का आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, उनके लोगों के लिए शेल्टर, उनको प्रिंटिंग फैसिलिटी, हर चीज़ उनके लिए प्रदान किया गया। और आज मानिक सरकार का देख लीजिए आप कि यहाँ इंसर्जेंसी हुआ, दूसरे उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इस तरह का बगावत हुआ है, पृथकतावादी आंदोलन हुआ है, पर सब ये टैकल करने के लिए ये लोगों का जो अड्डा था बांग्लादेश में, उन पर हमला करना, ये दूसरे किसी राज्य ने नहीं किया, हिंदुस्तान में नहीं किया है। 20 से ज़्यादा हमला इस तरह का जो सरेंडर हुए चरमपंथी या फिर बांग्लादेश के माफिया, इनका इस्तेमाल करके 20 से ज़्यादा इस तरह का हमला है। अभी बर्मा के सीमा पर गए साल एक हमला हुआ म्यांमार में, पैरा कमांडोस, उसको लेके इतना हल्ला, थपथपाने लगे छाती कि साहब ये कर दिया हमने, वो कर दिया, 50-100 आतंकवादी मार गिरे, बकवास, 3 लोग मारे गए, और उसको लेके इतना हल्ला। त्रिपुरा कोई शोर शराबा नहीं। मानिक सरकार अभी भी आप पूछिए तो कहेंगे नहीं, शेख हसीना के कोऑपरेशन से हमने इसको टैकल किया। बट हकीकत ये है कि 2001 से 2004 के अंदर 20 इस तरह के हमला हुए बांग्लादेश के अंदर, इन लोगों का इस्तेमाल करके, सरेंडर्ड मिलिटेंट्स या फिर बांग्लादेशी माफिया, और ट्राइबल इंसर्जेंसी जो वहाँ था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये अपने आप में एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है कि अगर अब देखिए शेख हसीना पावर में है, दोस्ती इतना आगे बढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल इंडिया का 3rd इंटरनेट गेटवे नहीं बन पाया, वो कोस्टल स्टेट है। त्रिपुरा हैज बिकम 3rd इंटरनेट गेटवे। कैसे? बांग्लादेश से केबल लाइन खींच के, जो कॉक्स बाजार में। तो इस तरह का कोऑपरेशन आगे बढ़ रहा है कि आप मानो अब असम नहीं, त्रिपुरा उत्तर पूर्वी भारत का गेटवे बन रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ इस पे। लेकिन अभी हम किताब के बारे में अगर बात करें कि ये मुख्य रूप से किताब आपने लिखी है, लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे और लेखक हैं जिन्होंने इसमें लेख भी लिखे हैं। उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर भी हैं, फारूक सुबहान हैं, दीपू मोनी हैं, विश्वजीत मोहापात्रा हैं, बहुत सारे कुछ विदेशी भी लेखक हैं। तो इनके लेख इस किताब में शामिल करने के पीछे क्या मकसद है? मकसद ये कि ये अगरतला डॉक्ट्रिन जो त्रिपुरा के लीडर्स के एक्सपीरियंस के ऊपर, जिस तरह से वो पड़ोसियों के साथ उनका बर्ताव,
उसके ऊपर लिखा ज़रूर गया है, बट इसका मूल मकसद ये है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, सटीक जवाब। आप कार्रवाई जो है वो सटीक कार्रवाई करेंगे। ये नहीं कि सब बांग्लादेशियों का दुश्मन माने कि सब वो घुसपैठ है, ये है वो है, ये स्टीरियोटाइपिंग वाला हिसाब जो है ये डॉक्ट्रिन में इसका कोई जगह नहीं। इस डॉक्ट्रिन में ना ही मोनरो डॉक्ट्रिन का जो दादागिरी वाला अमेरिका का हिसाब है कि वी आर द बिग पावर, हम ये अमेरिका में सब हमारा बात सुन के चलेंगे, नहीं तो हम कास्ट्रो को गिराएंगे, इसको गिराएंगे, इसका कोई जगह नहीं। बट गुजराल साहब का जो यूनिलेटरल मैग्नेटिज्म, उसका भी कोई जगह नहीं कि हमको सब, हम बड़े भाई हैं, हमको सब करना पड़ेगा। ये डॉक्ट्रिन का मूल मंत्र है एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स तभी संभव है जब आप अपने पड़ोसियों को सटीक तौर पर जानते हैं। एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। वो एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने विशेषज्ञों से लिखवाया है। यहाँ 2 चाइनीज स्कॉलर्स भी शामिल हैं, यहाँ बांग्लादेश के भूतपूर्व विदेश सचिव शामिल हैं, फॉरवर्ड लिखे हैं बांग्लादेश के भूतपूर्व विदेश मंत्री दीपू मनी, बर्मा के ऊपर लेख है बर्टिल लिंटनर जो बर्मा के सबसे माने जाने जानकार हैं। तो इस तरह के लोगों ने लिखा है। हमने एक सेक्शन या ये भी रखा है कि चीन, रशिया और अमेरिका जी वो अपने राज्यों को किस तरह से फॉरेन पॉलिसी में जगह देते हैं, ताकि एक वक्त आज आ गया है जबकि विदेश नीति सिर्फ केंद्रीय सरकार का नहीं, राज्य सरकार भी उसमें एक रोल अपना चाहते हैं। अब कभी कभी उसका बहुत गलत इस्तेमाल होता है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से तीस्ता वगैरह को लेकर एक समस्या खड़ा कर दिया, बांग्लादेश का बहुत ही बंधुत्व, बहुत ही दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला सरकार के साथ उन्होंने एक समस्या खड़ा कर दिया। जयललिता भी श्रीलंका के साथ जो हुआ है सब लोग जानते हैं कि श्रीलंका का ये टीम नहीं आएगा, वो टीम नहीं आएगा। तब त्रिपुरा का ये रोल कभी नहीं रहा है। त्रिपुरा ने अपना इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया है पड़ोसियों के साथ, हमला ही बोलिए या दोस्ती ही बोलिए, पर ब्रॉड नेशनल इंटरेस्ट के पैरामीटर के अंदर रहकर उन्होंने ये काम किया है। और इसमें एक चीज़ सिर्फ हम जिक्र करें कि ये बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों का जो आंदोलन, पहले ऑटोनॉमी का, उसके बाद आज़ादी का आंदोलन, इसमें भारत को शामिल करके भारत का समर्थन उनके पक्ष में आने के लिए लॉबिंग सचिंद्र लाल सिंह ने जरूर किया। उसमें त्रिपुरा का अपना इंटरेस्ट था कि बांग्लादेश एक फ्रेंडली स्टेट होगा तो त्रिपुरा का जो लैंड लॉकनेस है वो खत्म हो सकता है, त्रिपुरा के लिए नया मार्ग मिल सकता है। पर भारत के लिए भी सबसे बड़ी बात आप देखिए कुर्बान साहब, नागा विद्रोह था, उसके बाद मिजो, मणिपुर, हर जगह जो उत्तर पूर्व में गड़बड़। तो जब इंदिरा गांधी ने ये सचिन सिंह से पूछा कि आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, आप बताइए, उनका एक सिंपल फॉर्मूला था, किक पाकिस्तान आउट ऑफ द ईस्ट। ये डायलॉग उन्होंने हमको बोला। तो बोला किस तरह से किक पाकिस्तान? भाई उनका मुल्क है। बोला उनका मुल्क है बट बंगालियों का मुल्क है और पाकिस्तान से ना खुश है, पाकिस्तान को धक्का मार के ईस्ट से निकालो। ये लाइन अल्टीमेटली बांग्लादेश लिबरेशन के लिए इंडिया का इंटरवेंशन, ये सब रास्ता बना। तो ये इंडिया का इंटरेस्ट भी तो सर्व हुआ ना। नॉर्थ ईस्ट को सिक्योर अगर करना है तो बांग्लादेश में फ्रेंडली गवर्नमेंट रहना बहुत जरूरी है। ये काफी लोग यहाँ नहीं समझते हैं। कभी कभी डेमोक्रेसी का जिक्र हो रहा है कि साहब शेख हसीना ये कर रहे हैं, फलाना वो कर रहे हैं, बट चीज ये है कि एक मित्र सरकार बांग्लादेश में रहना भारत के उत्तर पूर्व और पूर्व के सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है। अब मैं बहुत संक्षेप में आपसे बात करूंगा कई विषयों पर। एक तो ये कि ये आपने जो 7 सिस्टर्स हमारी कहलाती हैं उत्तर पूर्वी राज्य, इन सभी राज्यों में आपने रिपोर्टिंग की है, उस पर किताबें लिखी हैं जो आपकी दूसरी किताबें हैं। जो वहाँ अशांति है, इसका मुख्य कारण क्या है, बहुत संक्षेप में? इसका मुख्य कारण ये है कि एलियनेशन, ये इलाका जो है ये अंग्रेज आने से पहले भारत के जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, मौर्य बोलिए, गुप्ता बोलिए, मुगल बोलिए, इनके अंदर शामिल नहीं थे। तो ये सब इलाका भारत का जो वर्तमान एक मानचित्र है उसमें अंग्रेज़ों के जरिए आया है। ये मद्देनज़र रखना जरूरी है। रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़ा अलग है। भारत में सब जगह का रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, बट ये भारत का मंगोलॉयड फ्रिंज बोला जाता है कि यहाँ के लोग देखने में, खाने पीने में, शक्ल से, जो इस तरह से कपड़ा पहनते हैं, इनके साथ भारत का तथाकथित मूल भूखंड से ज़्यादा सिमिलैरिटी है कि इनके साथ पड़ोसी राज्य बर्मा या चाइना, इनके साथ, या नेपाल। तो इसको लेकर काफ़ी गलतफहमी है। अब ये जो हिंदुस्तान का एक नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट जिसका जिक्र हम 47 के बाद से सुनते हैं,
सब नेशन बिल्डिंग मतलब ये कोई मकान थोड़ी कि आप ईटा से लगा, ईटा और सीमेंट से बना दो। नेशंस इवॉल्व, दे आर नॉट मेड। ये एवोल्यूशन का टाइम देने के लिए हमारे लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि पार्टीशन का एक हैंगओवर उनके ऊपर था। तो जब कुछ जगह नागाओं ने ये मांगा, उन्होंने ये मांगा जी, तो उसके ऊपर हेवी हैंडेड रिस्पॉन्स आया और उससे बगावत और बढ़ गया। दूसरा एक चीज आप देखिए कुर्बान साहब कि नागाओं ने तो पहले से कहा कि हम इंडियन नहीं है, हम हिंदुस्तान के अंदर शामिल नहीं होना चाहते। एक बहुत बड़ा उनका ग्रुप ने ये कहा, सभी नहीं, बट बाकी जो है मिजो बोलिए, मणिपुरी बोलिए, असम, ये सब जगह तो हिंदुस्तान के अंदर रहे हैं। और ये लोग 47 में हिंदुस्तान में मणिपुर तो अलग था। नहीं, मणिपुर और त्रिपुरा दोनों प्रिंसली स्टेट था, बट वहाँ के लोगों ने भारत ज्वाइन करने में कोई इतराज़ जाहिर नहीं किया 47 में। बाद में वहाँ बगावत हो इसलिए कि हिंदुस्तान में रहने के बाद उनका जो एक्सपीरियंस हुआ उसमें उनको ये लगने लगा कि ये बहुत बड़ा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, बट इलेक्शन इज ए गेम ऑफ नंबर। या हमारे एक दो लोग वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमारा आवाज किसी को सुनाई नहीं देता जब तक हम बंदूक नहीं चलाते हैं। तो इसलिए आर्म्ड मूवमेंट वहां प्रोटेस्ट का पहला ऑप्शन बन गया, जहां की ज्यादातर जगह वो लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया मणिपुर का, नागालैंड का। मणिपुर की अगर हम बात करें, मैं देख रहा था अभी आपका एक लेख प्रकाशित हुआ है कि मणिपुर की चिंता किसी को नहीं है, यानी देश को नहीं है। तो आखिर मणिपुर में जो अशांति है उसका क्या कारण है? और कुछ कानूनों का भी आपने उसमें जिक्र किया था जो ब्रिटिश दौर के ज़माने से चले आ रहे हैं। नहीं, मणिपुर में एक तो पर्वतीय क्षेत्र है और एक इम्फाल वैली है। अब पर्वतीय क्षेत्र में नागा और कुकी, ये दो जनजाति के लोग ज़्यादातर बसते हैं। वैली में मेइतेई लोग बसते हैं। ये तीन ग्रुप्स के बीच इनका जो एक अपना एस्पिरेशन है, उसका एक हार्मनी होना जरूरी है जी। उसको लेके समस्या है जी। अब वहाँ कुछ इस तरह का हालत है कि भारत सरकार नागाओं के साथ बातचीत करे, नागा छापामारों के साथ। मणिपुर के लोगों को लग रहा है कि ये नागा छापामार गुट ग्रेटर नागालैंड की जिक्र करते हैं, अपना इलाके को नागालैंड के साथ जोड़ना चाहते हैं। अगर वो वैसा हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कुकीज भी अलग इलाके का, अलग होमलैंड का मांग करते हैं। तो मतलब, और ये इनर लाइन परमिट का क्या मसला? नहीं, इनर लाइन परमिट का ऐसा हुआ कि मणिपुर में अचानक बहुत ज्यादा बाहर के लोगों का तादाद बढ़ गया है। करीब 25% हाइक हुआ है 10 साल के अंदर जो सेंसस पीरियड है। ये बांग्लादेशी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बांग्लादेशी नहीं। ये सब इंडिया के दूसरे जगह से लोग जाके वहाँ बैठे हुए हैं। और कुछ लोग हैं जो बांग्ला भाषी हैं, पड़ोसी राज्य असम से, जिनको बांग्लादेशी बोल के जिन पर हमला किया जाता है। ये लोग वहाँ मणिपुर जा रहे हैं, कोई नागालैंड जा रहा है। फर्दर माइग्रेशन। अपने देश के नागरिकों के लिए क्या दिक्कत है अगर वो जाकर रहना चाहते हैं? नहीं, बट मणिपुर में ये है ना, देखिए, ये जरूर है कि पूरा मुल्क भारत है और हम कहीं भी कोई जाके बस सकते हैं, बट शिवसेना बाहर के लोगों पर क्यों हमला करता है? ऐसा है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का बजाय इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ऐसा है कि जहां आपके पास नंबर है, लोग हैं, तादाद है, वो तादाद अल्टीमेटली आपका पॉलिटिकल पावर कितना होगा उसको डिटरमिन करता है। तो मणिपुर में लोगों को लगा कि साहब दूसरे लोगों की आबादी अगर बढ़ गई तो हमारे लोग, पॉलिटिकल पावर उनको कम हो जाएगा। असम में भी ये फीलिंग है, हर जगह नॉर्थ ईस्ट में ये फीलिंग है। इसलिए वहाँ माइग्रेशन इतना बड़ा इशू है कि साहब ये लोग अगर आके ज़्यादा तादाद में बैठते हैं तो बाद में मिनिस्टर इनके लोग बनने लगेंगे, पार्लियामेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए मणिपुर के लोग चाह रहे थे और उसके लिए वहाँ बिल भी लाया गया। अब उसको लेकर जो बिल लाया गया कि बाहर के लोगों का तादाद को रोकने के लिए इनर लाइन परमिट रेस्ट्रिक्शन चालू किया जाए, इससे ट्राइबल्स नाखुश हो गए। उनको लगा कि उनका जो एक अलग जगह था वो खराब। हम ये संक्षेप में यही कहेंगे कि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसके थ्रू हिंदुस्तान का लुकिस्ट पॉलिसी आगे बढ़ेगा। रोड, रेल सब वहां से बर्मा और उसके बाद में फिर दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे जगह। अगर वो इलाका इतना डिस्टर्ब्ड रहा और दिल्ली में लोग सोते रहे, अगर वहां कभी कोई हल्ला होता है तो फिर 2 मंत्री भाग के जाएंगे। ये अगर एटीट्यूड नहीं बदलता है तो ये लुक ईस्ट के लिए आप ट्रेन बना देंगे, रास्ता बना देंगे, बट लुक ईस्ट कामयाब नहीं होगा। अच्छा, नागालैंड को लेकर के जो अभी शांति वार्ताएं चली, आइजैक मुविया गुट के साथ में बातचीत हुई, वो लोगों को लाया भी गया है, उसका कुछ सार्थक परिणाम निकल रहा है? एक एग्रीमेंट हो सकता है बहुत जल्द, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तो हो चुका है, बट हम एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे पहले कोई एग्रीमेंट होता था। अब राजीव गांधी के जमाने में कितने अकॉर्ड हुए,
हम लोग सब रिपोर्टिंग करते रहे। एग्रीमेंट हुआ, साइन हुआ, 2 घंटे के अंदर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रेस रिलीज विद द फुल टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये क्या तरीका है कि साहब आपने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कर लिया, टीवी के सामने आप आ गए मंत्री लोग जी, और जो लोग इसके साथ शामिल थे, तालियां तोलियां बज गई, बट एग्रीमेंट का कॉपी ना आज तक हमने देखा है, ना आपने देखा है, ना भारत का नागरिक ने देखा है, ना कि आम नागा जो नागालैंड में रहते हैं उन्होंने देखा है। बस 2-4 लोगों को पता है, मिनिस्टर्स जो हैं, जो इंटरलोक्यूटर्स हैं और जो रेबल लीडर्स हैं। तो ये 5-10 आदमियों के अंदर ये अभी चक्कर काट रहा है। ये जब तक पब्लिक के पास नहीं आएगा और एक कंसेंसस इसके फेवर में तैयार नहीं होगा, तो आप देख लीजिए, इससे पहले भी नागालैंड में शिलोंग एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, एग्रीमेंट होगा, उसके खिलाफ 2 और गुट खड़े हो जाएंगे, साहब हमको इसमें शामिल नहीं किया गया, हम नहीं मानते। ये मुइवा के साथ क्यों हुआ, हम खपलांग गुट, हम एम्बुश करेंगे, तो उन्होंने एम्बुश कर दिया वहां। हाँ, तो ये जो है एक कॉम्पिटिटिव रेडिकलिज्म का माहौल तैयार होगा और इसमें अल्टीमेटली प्रॉब्लम कितना सॉल्व होगा इसको लेकर हमको डाउट है। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो एग्रीमेंट होने वाला है और इसके साथ जो मुद्दे जुड़े हुए हैं, इसको पब्लिक डोमेन में लाकर एक डेमोक्रेटिक डिबेट इसके ऊपर चाहिए और उसमें से जो प्रॉब्लम्स है वो डायलॉग के जरिए उसको कट ऑफ करना है। ये नहीं कि बड़ा सीक्रेटली सब कुछ आप करते रहें, जो कि सीक्रेसी का हिसाब है वो कुछ अजीबोगरीब और पहले से बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। शुबीर भौमिक साहब, इसके अलावा और जो दूसरे राज्य हैं उत्तर पूर्व के, सभी जगह अशांति है और उसके लिए स्पेशल पावर एक्ट्स और दूसरी चीज़ें हैं जिनके खिलाफ भी आंदोलन चलते रहते हैं। तो ये जो चीज़ सुनाई देती है इंसर्जेंसी और काउंटर इंसर्जेंसी, ये आखिर है क्या आम लोगों की समझ के लिए? नहीं, एक तो मैं आपको सीधा एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ इंसर्जेंसी 60 साल से ज़्यादा वक्त चला है। नागा, उसके बाद मीज़ो, ये सब चलता रहा है। आपके पास डॉक्ट्रिन है, कोई रोड मैप है कि इसको आप कैसे टैकल करेंगे? फौज को आप पूछिए तो कोई वो 2-4 क्लीशे आ जाता है, आयरन फिस्ट इन वेलवेट ग्लव। वेयर इज द डॉक्ट्रिन? काउंटर इंसर्जेंसी। यू आर टैकलिंग दैट प्रॉब्लम। आप इतने साल से इसके साथ जूझ रहे हो और आपके पास कोई डॉक्ट्रिन, इसका नतीजा क्या होता है? अब कुछ लोग कहेंगे साहब डॉक्ट्रिन का कोई ज़रूरत नहीं, वो थ्योरी का कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जैसे जैसा हालत है वो आप रिएक्ट करो, उसमें आप एडहॉकिज्म आ जाता है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या देखिए, आज ऐसा है, आज के तारीख में मणिपुर, नागालैंड, कहीं भी कोई नया कमांडर जाके टेक ओवर करता है एक आउटपोस्ट, तो उसके लिए उस दिन क्या होता है, फौज जाएगा, एरिया डोमिनेशन, गश्त लगाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। काउंटर इंसर्जेंसी में असली चीज़ है व्हैम, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। ये अपने देश के नागरिक है साहब, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, कोई इराक ईरान नहीं है। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का दिल जीते और लोगों को गोली मारने से ज़्यादा अहमियत दिल जीतने पे दिया जाए। परसुएशन, यह रिवार्ड किस तरह से दिया जाता है, कोई फौजी यूनिट ने किसना किल किया है, उसके ऊपर डेकोरेशंस आते हैं। ये नहीं कि जिसने ज़्यादा सरेंडर करो। हम तो मानते हैं कि ये डॉक्ट्रिन नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हमको ऐसा कोई आउटपोस्ट टेक ओवर करना है, पहले दिन हम कोई वहाँ गश्त वश्त नहीं लगाएंगे। जो पावर हमारे पास है, बंदूक जो है, फौज जो है, बट हम गांव बूढ़ा को लेके एक वहाँ पार्टी लगाएंगे, बातचीत करेंगे, आदान प्रदान करेंगे और उसमें से हम अपना इंटेलिजेंस एसेट तैयार करेंगे। क्यों? इंटेलिजेंस जब तक ठीक ठाक नहीं मिलेगा तब तक आप काउंटर इंसर्जेंसी कभी सक्सेसफुल नहीं कर सकते हो। आपका हालत वो होगा जो बांग्ला में हम बोलते हैं ठोक बसते गांव उजाड़, नीडल इन हेस्टैग। अब एक सुई ढूंढने के लिए पूरा जो है मैदान आप छान। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि ये जो अभी प्रयास चल रहे हैं, खास करके उल्फा के कई नेताओं को पकड़ा गया है जो बांग्लादेश में शरण लिए हुए थे, और अभी ये भी बात हो रही है कि शायद परेश बरुआ को भी लाया जाए, तो इससे कुछ मदद मिल रही है? परेश बरुआ नहीं आएगा। वो रविशंकर जी ने कोशिश कर लिया, बहुत लोगों ने कोशिश कर लिया, परेश बरुआ नहीं आएगा। परेश बरुआ गन रनिंग में इन्वॉल्व है, वो हथियार वहाँ चाइना से लाके इस इलाके में बेचता है। और परेश बरुआ, अब उसका बॉडीगार्ड कौन है? उसका बॉडीगार्ड तो बांग्लादेशी है, मेरे पास उन दोनों का पासपोर्ट भी है। ही कैन नॉट ट्रस्ट हिज ओन असमीज बॉयज एनीमोर। क्यों? बगावत हुआ है वहाँ। परेश बरुआ के खिलाफ बगावत होने के बाद जो उसका सबसे पुराना आदमी उस इलाके में था, पार्थो गोगोई, जो कचिन मिशन में जिम्मेदार था, कचिन एरिया में उनका अड्डा रखने के लिए, उसको मार दिया गया है। परेश बरुआ के बॉडीगार्ड सब बांग्लादेश के लोग हैं। हाँ, दोनों का पासपोर्ट वासपोर्ट डिटेल सब है। तो ये जो है परेश बरुआ नहीं आएगा बातचीत में। दूसरे लोग जो हैं वो बातचीत में शामिल है, उनके पास कोई रास्ता भी नहीं। बट यहाँ एक और चीज़ है, ये देखने वाली बात है, जहाँ नागालैंड में भी
कि साहब आपने आइजैक मूवर से साइन कर लिया, दूसरे लोग खड़े हो गए, उनको शामिल करना चाहिए। यहाँ आप एक आदमी को बाहर रखे जो कि सबसे मिलिटेंट है, और यहाँ आपने सोल्यूशन कर लिया, जो अच्छे बच्चे लोग हैं उनके साथ कर लिया सोल्यूशन, तो वो तो बाहर रह गया ना। तो आपका आफत क्या खत्म हो गया? वो किसी वक्त फिर से उभर कर आएगा और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक ये हो गया। दूसरा ये कि क्या मुद्दे हैं, किस पर ये सोल्यूशन होगा। एक अकॉर्ड तो कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो अरविंद राज को, अनूप चेतिया क्या दिखाएंगे आसाम के लोगों? वो अकॉर्ड में क्या होगा, क्या मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे, क्या इश्यूज आप एड्रेस करें? अगर वहाँ बहुत जोर शोर से आपने इन्फिल्ट्रेशन का एड्रेस किया और बांग्लादेश की तरफ निशाना किया, तो बांग्लादेश का जो फ्रेंडली गवर्नमेंट हुआ उससे खफा होगा। तो यहाँ ये लार्जर रीजनल इम्प्लीकेशंस जो है उसके लेके सोचने के बाद यहाँ आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आपने असम में चुनाव जीतने के लिए एक अकॉर्ड कर दिया। अब बहुत संक्षेप में कि आपने कहा कि बांग्लादेश के बारे में आपने काफ़ी विस्तार से बात की, वहाँ के साथ जो पॉलिसीज़ हैं, लेकिन हमारा एक स्क्रिमिश हर वक्त चलता रहता है वो चीन के साथ। तो चीन के साथ और उत्तर पूर्वी राज्यों की जो हमारी सीमा है वो काफ़ी उससे मिलती है। तो उसके साथ संबंध बेहतर करने के लिए जो एक मनमोहन सिंह साहब की पॉलिसी थी लुक ईस्ट, जिसके ज़रिए ये कहा गया कि साहब हमारे जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं चीन के साथ उन्हें हम बैक बर्नर पर रखेंगे, इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाएंगे, उसके अलावा भी कोई रास्ता है? एक चीज़ आप देख लीजिए, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाना वो ठीक है, बट बैक बर्नर पे ज़्यादा दिन वो रखा नहीं जाता, वो फ्रंट बर्नर पे आ ही जाता है। हाँ, जब चीन का प्रेसिडेंट यहाँ आता है, आप देख लीजिए फट से एक दो इंट्रूशन हो जाता है, और हमारे यहाँ लोग उसको लेके हल्ला करते थे कि चीन ने हमारा सरहद पार करके ये कर लिया वो कर लिया। कुछ टीवी वाले भी हल्ला करते बेवजह, बगैर सोचे समझे। इसमें एक चीज़ है, बॉर्डर इशू भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये बैक बर्नर पे ज़्यादा दिन रहता नहीं है, ये फ्रंट बर्नर पे आ जाता है। इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट ऑफ कमिंग इनटू दी फ्रंट। दूसरा जो चीज़ है चीन के साथ, कि चीन आपका पड़ोसी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ोसी है। चीन इज़ नॉट पाकिस्तान। चीन के साथ आपको अगर ट्रेड बढ़ाना है, आपको ये सब करना है, तो आपका उसमें टर्म्स ठीक करना है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि चीन के साथ में जो रीजनल कोऑपरेशन जिसका जिक्र BCIM प्रोसेस से, उसको आगे बढ़ाना है। क्यों आगे बढ़ाना है? अब देखिए, आप लुक ईस्ट की बात करते हो, लुक ईस्ट का उद्देश्य क्या था जी? कि साहब आप लुक ईस्ट करोगे, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया के साथ अपना जो है कनेक्टिविटी बढ़ाओगे, तो लोग नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, वहाँ से ट्रेड होगा और वहाँ का इकोनॉमी पे अच्छा असर होगा। आप एक चीज़ मुझे बताइए कुर्बान साहब, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा भारतीय उद्योगपति जाकर अपना यूनिट लगाएगा अगर उसको आप सिर्फ बर्मा का मार्केट दिखाते हो, लाओस का मार्केट दिखाते हो? जब तक चाइना का मार्केट उसको नहीं मिलेगा, वो जाके वहाँ टाटा बिरला कुछ लगाएगा? नहीं लगाएगा। लेकिन चाइना तो खुद हमारे यहाँ आ रहा है, उसको मार्केट कैप्चर कर रहा है। नहीं, फाइन, तो चाइना का मार्केट भी रिवर्स तौर पर आप कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी कोस्टल इकोनॉमी है, वो पूरा डेवलपमेंट वहाँ हुआ है। जो वेस्टर्न साइड है चाइना का, डेजर्ट एरिया है, गोबी डेजर्ट, और उसके नीचे जो प्रोविंसेस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, बट चाइना का जो ग्रोथ जोन है उससे बहुत दूर है। वहाँ अगर आप टारगेट करते हो नॉर्थ ईस्ट से स्टीलवेल रोड वगैरह से घुस के, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है और ये बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ आप घुस सकते हो। अब मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। चाइनीज़ लोग अपना तरीके से चाय पीते हैं, अचानक अब स्टारबक्स वगैरह वहाँ गए तो दूध से कॉफ़ी पीने का आदत हुआ, चाय पीने का। अब चाइनीज़ टी से तो आप दूध लगा के चाइनीज़ टी नहीं पी सकते, इंडियन चाय का वहाँ डिमांड बढ़ गया। तो ये हर चीज़ ऐसा है कि एक प्रॉब्लम है, उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी है। रवि साहब, वक्त कम है, दिल तो चाहता था कि आपसे और बहुत सारे विषयों पर, ख़ास करके उत्तर पूर्व के मसलों पर बात करें, लेकिन वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तर्कश में आने और हमसे बात करने।